अच्छा मेरे दोस्तों, आज की पॉडकास्ट मेरी पॉडकास्ट सीरीज़ की ये 5th वीडियो। और आज हम बात करेंगे, एक पीटर डॉक्टर साहब की एक बुक है, हाउ टू मैनेजिंग वन सेल्फ। और अगर इस किताब की बात की जाए, हु इज़ पीटर डॉकर, इज़ राइटर, ऑथर और कंसल्टेंट हैं। 44 बुक्स इन्होंने लिखी हैं। और मोस्टली जो है मैनेजमेंट के ऊपर इन्होंने बात की है, किताब मैनेजमेंट की। ये जो किताब मैं जिस समरी की मैं बात कर रहा हूँ, जिस बुक की समरी के आइडियाज़ मैं लेके आया हूँ इस वीडियो के अंदर, ये इसकी हिस्ट्री ये है कि जो जो ऑक्सफोर्ड प्रेस है ना, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस है, वो हर साल या बेस्ट आर्टिकल या उनका एक मजल्ला शाया करता है। उसमें ये लिखा गया था 25 पेजेज़ का। और लेकिन बाद में इसको एज़ अ इंडिपेंडेंट बुक के तौर पे भी शाया किया गया। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। और अब हम इसकी किताब के कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। कि आइडिया जो है ना, वो पंजाबी, अगर आपने कोई पोएम सुनी हो, गज़लें सुनी हो, तो सूफ़ी पोएट्री सुनी हो, उसके अंदर एक बड़ी प्यारी बात करता है कि जिन्हें अपने आप ਨੂੰ पहचान लिया वो लोग जुदा हो जाते हैं। और कहीं पे भी आप जाओ, तो वो यही बात करते हैं। अगर कुछ अर्से पहले मैंने सतगुरु की एक वीडियो सुनी। सतगुरु एक इंडियन ऑथर है, ऑथर, स्पीकर, मोटिवेशनर, व्हाटएवर यू कॉल, आप उनको कुछ भी कह सकते हैं। मेरे उनके साथ कुछ नज़रियाती इख्तिलाफ़ात भी हैं, डेफ़िनेटली, लेकिन उनकी कुछ बातें प्रैक्टिकल हैं। उसके अंदर भी वो यही बात करते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आप अपने आप को समझ लें। कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं और किस सिचुएशन में आप कैसा बिहेव करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंगली जो है ना, जैसे बाबा बुल्ले शाह भी कहता है, बहुत सारी किताबें तू पढ़ लें, कभी अपने आप ਨੂੰ पढ़िया ही नहीं। यानी यू डिड नॉट, बहुत सारी किताबें आपने पढ़ी, लेकिन अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं किया। ये कि अच्छा, सदगुरु साहब भी यही बात करते हैं कि उनसे जब एक ऑथर ने पूछा कि आपकी आपको आपके इल्म में क्या-क्या चीज़ें हैं और क्या-क्या चीज़ें, कुछ ऐसी भी चीज़ है जो आपके इल्म से बाहर है। तो उसका उसने उसने जवाब दिया कि मेरे इल्म में कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि मैंने अपनी बॉडी, अपने आप को स्टडी किया है। और जब भी मुझसे कोई सवाल होता है, तो मैं अपने आप पे उस क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करके अपने आप को सामने रख के उसका आंसर देने के काबिल हो जाता हूँ। तो बात और थीम ये इस किताब के अंदर भी कुछ इसी किस्म की हो रही है कि दुनिया के अंदर जितने भी कामयाब लोग थे, अब चाहे वो किसी जगह पे भी ले लें, वॉरियर ले लें, पॉलिटिशियंस ले लें, राइटर्स ले लें, किसी कोई भी शख्स जिसने कुछ ज़िंदगी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा किया है, उसके अंदर एक स्किल थी जिसको जिसको था कि ऑन मैनेजिंग, वो अपने आप को मैनेज कर सकते थे, अपने काम को। और ये मैनेजमेंट उन्होंने कैसे सीखी? नहीं, वो अपने आप को जानते थे। मैनेजिंग वनसेल्फ का मतलब होता है कि नो योर स्ट्रेंथ्स, नो योर वीकनेसेस, किस सिचुएशन के अंदर आप किस तरीके से बिहेव करोगे। इसी तरीके से आप इस किताब के अंदर इस आइडिया को मज़ीद एक्सप्लेन किया है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो अपने आप को मैनेज करने के काबिल हो जाता है, देन ही इज़ ऑलरेडी इनेबल टू मैनेज अदर्स, क्योंकि वो दूसरों को भी उसी लाइट में देखता है कि हाउ ही बिहेव, तो उसी तरीके से वो लोग बिहेव करेंगे। तो यही इस किताब का माखज़ है। वो कहता है कि जब आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का कैसे पता लग सकता है? स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता लगाने के लिए इस किताब के अंदर वो एक आइडिया देता है, फीडबैक एनालिसिस। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई डिसीज़न लेते हैं, फीडबैक एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि डेफ़िनिटली आप दूसरों से भी अपने आइडियाज़ के बारे में पूछ सकते हैं। अपने मुतालिक राय ले सकते हैं गैर जानब, लेकिन अब दूसरों की राय आपके मुतालिक बहुत कम बायस्ड हो सकती है। बहुत कम ऐसा होता है कि वो बायस्ड ओपिनियन ना दें। कुछ अगर आप कामयाब हैं तो लोग आपसे जेलस होंगे। अगर कुछ लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर फीडबैक एनालिसिस का मतलब ये लेता है कि आप एक पेपर पकड़िए, कोई डिसीजन लिया आपने, उस डिसीजंस के अगेंस्ट क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होंगे और उन रिजल्ट्स को आप उस पेपर को रख दीजिए। और फॉर एग्जांपल, इस किताब के अंदर वो एक जो टाइम पीरियड बताता है किसी गोल को अचीव करने का या फीडबैक एनालिसिस को अचीव करने का या किसी भी चीज़ को अचीव करने का, वो 1.5 साल का, 19 मंथ्स, तकरीबन, सॉरी, 18 मंथ का टाइम पीरियड बताता है। तो 18 मंथ बाद आप उस पेपर को पकड़िए और देखिए कि आपने क्या गोल्स अचीव किए या वो रिजल्ट्स क्वाइट डिफरेंट थे। अगर आपके रिजल्ट्स आपके एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट हैं, तो आप फिर एनालिसिस कीजिए कि आपकी क्या स्ट्रेंथ्स थी, क्या वीकनेसेस थी, क्या चीज़ों में कमी रही, कि आप किस डायरेक्शन में काम करते रहे।
तो ये आपको बताएगा कि आपका फीडबैक फीडबैक एनालिसिस क्या है, यानी आप अपने लिए खुद ही मुनसिफ बन जाएँगे। अच्छा, यहाँ पर ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात करता है कि कोई भी शख्स जो है ना, वो अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर ज़्यादा अच्छा खेल सकता है एज़ कम्पेयर टू वीकनेसेस। देयर इज़ अ डिबेट कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर वर्क करें और या अपनी वीकनेसेस के ऊपर वर्क करें। तो यहाँ पर पीटर डॉकर साहब ये कहते हैं कि अगर आप अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर वर्क करें, तो आप उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस बिल्ड कर सकते हैं, अगर आप अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर मज़ीद पॉलिश करें। इंस्टेड के वीकनेसेस के ऊपर वर्क करके अपने आप को एक मीडियोकर लेवल का परफॉर्मर बना सकते हैं। तो अप टू यू, योर चॉइसेस। अच्छा, यहाँ पर वो बात करते हैं कि समटाइम्स आपको अपने मैनर्स के ऊपर काम करना होगा। कहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर जब लोग काम कर रहे होते हैं, यानी एक पंजाबी का मुहावरा है कि अगर भांडे इकट्ठे पड़े हों ना, तो आपस में टकरा ही जाते हैं। तो डेफ़िनेटली जब आप ऑर्गेनाइज़ेशंस के अंदर किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं या एक से ज़्यादा लोग होते हैं, तो उनके आपस में इख्तिलाफ़ात या आपस में फ्रिक्शन क्रिएट हो जाती है। अब इस फ्रिक्शन को कैसे मैनेज करना है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट तरीका मैनर्स है कि आप अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर मैनर्स इम्प्लीमेंट करें या आपके अंदर कुछ मैनर्स हों। यही एक लुब्रिकेंट है जिसके थ्रू आप ऑर्गेनाइज़ेशंस के अंदर लोगों के दरमियान होने वाली फ्रिक्शन के को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी मज़े की चीज़ वो बात करता है कि आपको ये तो हमें पता लग गया कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हमारी वीकनेसेस क्या हैं। नेक्स्ट थिंग्स के ऊपर बात करता है हाउ आई परफॉर्म। हाउ परफॉर्म का मतलब ये होता है कि आप किस तरीके से काम करते हैं। हर एक का काम करने का अंदाज़ डिफरेंट होता है। तो कोई किसी चीज़ किस तरीके अंदाज़ से काम करता है, कोई किस तरीके से काम करता है, आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यहाँ पर वो कुछ आप किस तरह काम करते हैं उसको मल्टीपल सेक्शंस में वो डिवाइड करते हैं कि मिसाल के हम डिवाइड करते हैं, मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि 2 तरह के लोग होते हैं और डेफ़िनेटली यही चीज़ आपको अपने बॉसेस के ऊपर भी अप्लाई करनी है। एक वो जो सुनते हैं, दूसरे वो जो रीडर होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको एक रिपोर्ट लिखने को दी जाए या आपने एक बॉस को एक मेल लिखनी है, तो आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि आपका बॉस लिसनर है या रीडर है। सपोज़ बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स अपने क कारो जब आप जॉब कर रहे होते हैं सुनने में आती है कि आप जितनी मर्ज़ी लंबी ईमेल लिखते हैं, जितनी मर्ज़ी डिटेल में आप ईमेल लिखते हैं, लेकिन आपको बॉस को जाके अपनी सारी कहानी दोबारा एक्सप्लेन करनी पड़ती है। तो यहाँ पर बड़ी अजीब सिचुएशन है कि आपको अपने आप को भी अंडरस्टैंड करना है कि यू आर अ रीडर और लिसनर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं रीडर हूँ। मुझे कोई लेक्चर दे रहा होता है तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, ऊपर से गुज़र रहा होता है। लेकिन जब मैं उसको रीड करता हूँ या किसी आर्टिकल को रीड करता हूँ या किताब पढ़ता हूँ तो मुझे चीज़ों को समझ में ज़्यादा आती हैं। यही चीज़ आपके बॉस के साथ इम्प्लीमेंट होती है कि आपने आइदर उसको डिटेल में ईमेल लिखनी है या उसको स्टोरी जाके सुनानी है। समटाइम्स कुछ लोग होते हैं जो रीडर होते हैं, उनको जाके आप अपनी स्टोरी बताएँ तो दे डिड नॉट लाइक, वो कहते हैं अच्छा यार मुझे ईमेल कर दो, तो मैं देख लूँगा। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर वो कुछ अमेरिकन प्रेज़िडेंट्स की बात करता है कि अमेरिकन प्रेज़िडेंट्स एक ऐसा था कि अगर उसको आप कोई लिखे हुए क्वेश्चन्स दे दो तो उसको बहुत अच्छे आंसर्स देने के काबिल हो जाता था। लेकिन अगर रन टाइम पे आप उससे कुछ क्वेश्चंस करो, तो वो उसका लिसनर इतना अच्छा नहीं था, तो उसके इतने अच्छे आंसर नहीं देता था। जब एक और दूसरे का उसने ज़िक्र किया, वो साहब जो थे लिसनर थे बट रीडर नहीं थे। वो जब वो सुनते थे, तो उसका हाज़िर-जवाबी से उसका आंसर टेक्निकली दे देते थे। लेकिन अगर आप उनसे कोई क्वेरी करें ईमेल के ऊपर या ख़त लिखें, तो वो रिपोर्ट तलब करें, तो उसका वो आंसर नहीं दे पाते थे। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपने अपने कारोबार में या अपने बॉस जहाँ नौकरी कर रहे हैं वहाँ पर अपनी तरक्की करनी है, तो यू मस्ट नो कि आपका बॉस किस कैटेगरी में आता है, आइदर वो रीडर है या लिसनर है। इसके बाद वो कहते हैं कि हाउ सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जब आपको ये अंडरस्टैंड हो जाएगा तो देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप सीखते कैसे हैं। कुछ लोग ना मिसाल के तौर पे वो यहाँ कहता है कि मैंने एक साहब को देखा, वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। तो तो उनका किसी मसले का उन्हें सॉल्यूशन चाहिए होता था, तो वो 2-4 अपने कलीग्स को बुलाते थे और उनसे बात करना शुरू कर देते थे। उन्हें बोलना शुरू कर देते थे। उस बोलने के दौरान उनका ज़हन उस नुक्ते पे, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुँच जाता था, जो वो पहुँचना चाह रहे होते थे या सीखना चाह रहे होते थे। तो ही इज़ द गाय जो क्या करता था कि बोलने से सीखता था। अब होता क्या है कि जब मैं अब कुछ लोग हैं वो लिख-लिख के लर्न करते हैं।
यानी मिसाल के तौर पे कोई टीचर लेक्चर दे रहा है, तो साथ-साथ बैठे लिखते जा रहे होंगे, लिखते जा रहे होंगे, या अगर लेक्चर के बाद अगर कोई चीज़ उन्होंने याद करनी है, तो बार-बार उसको लिख रहे होंगे, बार-बार लिख रहे होंगे और उससे वो सीख रहे होंगे। तो तीसरी इसमें ये आता है कि उसको रिपीट कर रहे हैं या लिख रहे हैं या सुन रहे हैं। कुछ लोग ऐसे मैंने इतने इंटेलिजेंट भी देखे हैं कि वो क्लास में बैठे होते थे, तो जो कुछ भी टीचर बोल रहा होता था, वो साथ ही उनके दिमाग में डाउनलोड हो जाता था, या वो उसको फ़ौरन ही समझ लेते थे। उस वक़्त क्वेश्चन्स करते थे हर बंदे की। तो ये वो चीज़ें हैं जो हर बंदे की वेरी करती हैं। तो आपको ये भी अंडरस्टैंड करना है कि हाउ यू लर्न, यानी आप बोल-बोल के चीज़ को याद करते हैं। कुछ दोस्त होते हैं, वो बार-बार चीज़ को बोली जा रहे हैं, पढ़ी जा रहे हैं, पढ़ी जा रहे हैं, उनके ज़हन में याद हो गया उन्हें, या उन्होंने सीख लिया, या बातें कर के, डिस्कस कर के किसी नतीजे पे पहुँचते हैं। तीसरे वो लोग होते हैं, अच्छा ये डिस्कस कर के का मतलब ये होता है, लेकिन उन्होंने अपना खुद डिसीज़न लेना होता है और अगेन दूसरों को नहीं दूसरों की बात से कोई ओपिनियन नहीं लेना होता, लेकिन वो दूसरों को बिठा के उनसे बातचीत करते हैं और अपने पॉइंट ऑफ व्यू बयान करते हैं, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो किसी नतीजे पे पहुँच जाते हैं। तीसरा, वो रिपीट कर के, लिख-लिख के, ये 4-5 तरीके हैं जिसको आपको अंडरस्टैंड करना है कि आप कैसे परफ़ॉर्म करते हैं, आप कैसे सीख सकते हैं। तो अगर आपने जो है लोगों अब इस लेकिन यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता है कि कभी भी एक इसका हमें प्रो टिप जो इस किताब के अंदर वो पीटर डॉकर साहब देते हैं, वो ये देते हैं कि कभी भी अपने आप को चेंज करने की कोशिश ना करें। अगर मिसाल के तौर पे अगर आप लिसनर हैं, तो जो है रीडर बनने की कोशिश ना करें, और अगर आप रीडर हैं तो लिसनर बनने की कोशिश ना करें। अगर आप ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि किस तरीके से आप सीख रहे हैं, तो उसी को यूटिलाइज़ कीजिए, इंस्टेड कि आप किसी और टेक्नीक के या किसी और वे को समझते हुए आप अपने आप के अंदर चेंज लाएँ। तो इट्स बेटर कि आप जो हैं उसी को बेटर तरीके से यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक रीडर को आप एफर्ट्स करके लिसनर तो बना सकते हैं किसी हद तक, लेकिन वो मीडियोकर लेवल का रहेगा। तो अगर आप रीडर हैं तो रीडर रहिए, अगर आप लिस्टनर हैं तो लिस्टनर रहिए। नाउ अब यहाँ बात करता है कि व्हाट द नेक्स्ट स्टेप थिंक फॉर मैनेजिंग योरसेल्फ इज़ व्हाट आर माय वैल्यूज़। अच्छा, वैल्यूज़ की है एक बड़ी वैल्यूज़ मेरे लिए भी बड़ा कन्फ्यूज़ पॉइंट था कि मेरे लिए वैल्यूज़ क्या मैटर करती हैं। वैल्यूज़ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग सिर्फ सिंपल सा टेस्ट है कि आप इसके लिए मिरर टेस्ट करें। यानी आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए और आप अपने आप को देखना कैसा चाहते हैं, वो कौन-सी क्वालिटीज़ हैं जो आप अपने अंदर देखना चाहते हैं। यानी आप झूठ नहीं बोलते, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आप जो हैं फ्रॉड बर्दाश्त नहीं करते, आप जो हैं वो डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते। समटाइम्स ऐसा होता है, लोग बेइज़्ज़ती पे बेइज़्ज़ती कराए जा रहे होते हैं, बॉस बेइज़्ज़ती पे बेइज़्ज़ती कर रहा होता है और वो जी हाँ कर रहे होते हैं और वो इंक्रीमेंट लेते हैं। तो उनका जो वैल्यू होती है वो मनी होता है या प्रमोशन होती है। कुछ लोग होते हैं वो भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आपकी मेरी वैल्यूज़ क्या क्या हैं। यानी जब तक आपको ये क्लियर नहीं होता कि व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर माय वीकनेसेस, हाउ आई परफॉर्म, जिस परफॉर्म करने के अंदर ये बात आती है कि आप सीखते कैसे हैं, आप जो है रीडर हैं या लिसनर हैं, आपकी लर्निंग स्किल्स कैसी हैं। तो देन नेक्स्ट स्टेप इज़ वैल्यू। आपकी वैल्यूज़ जब तक आपको क्लियर नहीं होंगी, आप एक कामयाब या मैनेजिंग वनसेल्फ नहीं कर सकेंगे। वैल्यू के लिए अगेन मिरर टेस्ट कीजिए कि शीशे में खड़ा हुआ इंसान आपको कैसा नज़र आना चाहिए। नाउ वेयर डू आई बिलॉन्ग? पुराने ज़माने में क्या होता था कि पुराने ज़माने में क्या होता था कि ज़्यादातर जो पेरेंट्स का पेशा होता था वही बच्चों का पेशा होता था। यानी कोई तरखान है तो तरखान ही है, कोई अगर लोहार है तो लोहार ही है। अगर कोई शख्स मर्चेंट है या बनिया है तो वो बनिया ही है। लेकिन अब डिजिटल टेक्नोलॉजी में जो है वो वक़्त आपको ये बता रहा है, जो हम जिस दौर में हैं, कि बच्चे को बहुत जल्द पता लग जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आर्टिस्ट को बहुत जल्दी पता लग जाता है कि वो आर्टिस्ट है। अब एक इंजीनियर को बहुत अच्छी जल्दी पता लग जाता है कि वो इंजीनियर है, यानी वो मैकेनिक्स के अंदर चीज़ों में दिलचस्पी लेता है, चीज़ों को बिल्ड करने में, इस तरह की चीज़ों में दिलचस्पी लेता है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बहुत जल्दी पता लग जाता है कि वो जो है वो मैकेनो वगैरह जो है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बहुत जल्दी पता लग जाता है कि वो एनिमेशंस में या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा बच्चे बहुत छोटी एज से दिलचस्पी लेना शुरू कर देते हैं। तो इट्स वेरी गुड कि आपको ये अंदाज़ा हो कि आप किस कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं, कि आप किस जगह पर बिलॉन्ग करते हैं। जो अब यहाँ पर बात करता है कि सक्सेसफुल कैरियर जो है वो प्लान किए जा सकते हैं विदिन 5 टू 10 इयर्स के अंदर। आप उस फ़ील्ड के अंदर एक्सीलेंस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कर सकते हैं अगर आप वहाँ पर हों जहाँ पर आपको होना चाहिए, या वो फ़ील्ड जिसके अंदर आप
अपने आप को फिट देखते हैं। यानी अगेन वो ये कहता है कि अगर आपको मालूम हो कि आपको मालूम हो कि आप एक सॉफ्टवेयर, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता था। तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट आर माय वीकनेसेस, व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर माय वैल्यूज़, हाउ आई लर्न, मैं रीडर हूँ, राइटर हूँ, और देन मुझे मस्ट बी उस जगह तक पहुँचना है जहाँ से मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या कोडिंग की जॉब कर सकूँ। तो ये सारी चीज़ें जब कॉम्पिटेंट होंगी, तो देन इट विल बी बहुत हमारे लिए बहुत कॉम्पिटेंट होगा, तभी आप एक सक्सेसफुल करियर बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब आगे बात करते हैं, व्हाट शुड आई कंट्रीब्यूट? अच्छा, बड़ी ना मज़े की बात आ चुकी है कि हर शख्स ये बात करता है कि वेयर आई हैव टू कंट्रीब्यूट। पहले पुराने ज़माने में क्या होता था, पीटर डॉक्टर साहब 60s की बात करते हैं कि 60s तक जो अमेरिका में या मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर ये चीज़ थी कि 2 तरह के लोग होते थे। एक हुक्म चलाने वाले और एक काम काम करने वाले, यानी जॉब परफ़ॉर्म करने वाले। यानी लीडर्स और डूअर्स। अब जो डूअर्स होते थे, लीड करने वाले या डूअर्स, लीडर्स जो होते थे उनको मालूम होता था कि क्या करना है, कैसे करवाना है, क्यों करवाना है। वो इंस्ट्रक्शंस देते थे, और डूअर्स जो थे जस्ट क्या करते थे, सोचते थे, और जो बगैर सोचे जस्ट उस काम को परफ़ॉर्म कर देते थे। देयर नो नीड कि वो सोच सकें। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो स्टिल यही आइडियोलॉजी है, लेकिन अब विद द पैसेज ऑफ टाइम लोग आस्क करना शुरू हो गए हैं, व्हाट शुड आई कंट्रीब्यूट? यानी मैं जो काम कर रहा हूँ, उसमें कैसे बेहतरी लाई जा सकती है? दैट इज़ फॉर फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम डूइंग डे टू डे जॉब, बट एक कोई एक एरिया हमारी कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर ऐसा हो, जिसके ऊपर मैं एफर्ट पुट करूँ, तो मेरी कंट्रीब्यूशन नज़र आए। अब कंट्रीब्यूशन के अंदर वो बात करता है कि सो कंट्रीब्यूशन कैसे पॉसिबल हो सकती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कंट्रीब्यूशन कैसे पॉसिबल हो सकती है? सपोज उसके लिए वो कहते हैं 3 पैरामीटर्स हैं। सबसे पहली बात ये है कि व्हाट डज़ सिचुएशन रिक्वायर्ड, यानी आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई सिचुएशन ऑकर हुई है, या उसको कहीं कहीं पे कहीं कोई किसी चीज़ की कमी आ रही है, तो कोई सिचुएशन है, तो आप उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें, यानी अपॉर्च्युनिटी कहीं पे हो, सिचुएशन, व्हाट सिचुएशन रिक्वायर्ड, देन यू हैव टू आपकी ग्रेट कंट्रीब्यूशन आप उस एरिया के अंदर करना चाह रहे हो, वो डायरेक्ट ग्रेट ग्रेट कंट्रीब्यूशन उसी वक्त होगी जब आपको अपनी स्ट्रेंथ्स का पता हो, अपनी वीकनेसेस का पता हो, आपको अंडरस्टैंड हो कि आप कैसे परफॉर्म करते हैं, और व्हाट आर माय वैल्यूज़। ये तीनों चीज़ें अगर आपके पास मौजूद हैं, तो आप ग्रेट कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। एंड देन द थर्ड थिंग, व्हाट रिजल्ट यू प्रोड्यूस, वो कौन से रिजल्ट्स हैं जो आप प्रोड्यूस करोगे जिससे डिफरेंस क्रिएट होगा। यानी पहले जो सिचुएशन थी और आपकी मेहनत के बाद जो रिजल्ट्स बने, उन दोनों के दरमियान कोई डिफरेंस होना चाहिए, कोई सिचुएशन बेटर होनी चाहिए। तो दैट्स क्रिएट योर रिजल्ट्स क्रिएट्स अ डिस्ट्रीब्यूट रिजल्ट्स जो हैं वो डिफरेंस क्रिएट कर रहे हों। यानी कंट्रीब्यूशन, अगर आप अपने आप से सवाल करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तरक्की करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कि व्हाट इज़ माय कंट्रीब्यूशन, तो उसके लिए 3 पैरामीटर्स हैं। पहले कि आपके पास एक सिचुएशन हो, व्हाट डज़ सिचुएशन रिक्वायर्ड, उस सिचुएशन के अंदर क्या करना है या क्या कर सकते हैं, देन यू नो यू कैन गिव अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन। अगेन वो आपको अपने आप को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। देन कि आप किस किस्म के रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंस क्रिएट होगा। अगर आप वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकें, तो सिचुएशन मोर वर्स होगी। तो दैट इज़ दी जो है वो कंट्रीब्यूशन की बात वो करते हैं। देन इट कम्स के जब भी आप गोल सेट करें, फॉर एग्जांपल किसी एरिया के अंदर आप कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, जब भी आप गोल सेट करें, तो वो उसका मिनिमम टाइम पीरियड 1 एंड हाफ ईयर्स का हो, एज़ पर जिसके 1 साल, डेढ़ साल के अंदर, और अगेन वो आपके पास ये जो रिज़ल्ट आप प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, वो मेजरेबल हो। आप उसे मेज़र कर सकते हैं कि हाँ, भई मैंने ये सक्सेस अचीव की है, इसका ये पैरामीटर है। देन उसका मीनिंगफुल हो, डेफ़िनिटली उस रिज़ल्ट्स में एक स्पेसिफ़िक कोई बेनिफिशियल रिज़ल्ट भी हो, और वो देन देन आपको मालूम हो कि आपको क्या करना है, और जहाँ पर हैं, कहाँ है, क्या करना है, और जहाँ पर हैं, कहाँ से स्टार्ट करना है, और उसको कैसे करना है। और देन डेफ़िनिटली यू हैव अ डेडलाइन, स्मॉल गोल्स, चंक्स एंड ऑल आर स्मॉल डेडलाइन्स। ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको आप यूज़ करते हुए अपने जो है कंट्रीब्यूशन किसी भी एरिया के अंदर
क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ यहाँ पर वो मिसाल देता है कि एक हॉस्पिटल था, उसकी एवरेज सी एग्ज़ाम्पल थी, जब वहाँ पर एक नया एडमिन आया तो उसको क्लियर हुआ कि मुझे कुछ कंट्रीब्यूट करना है। डे टू डे काम तो वो कर रहा था, लेकिन उसने एक स्पेसिफ़िक एरिया के अंदर देखा कि यहाँ पर अगर नर्सेज़ अब हमारे मेरे वार्ड के अंदर अगर नर्सेज़ जो हैं वो बेस्ट तरीके से अच्छे मोहब्बत प्यार से मरीज़ों को डील करें, तो क्या होगा? तो उसने उस एरिया के अंदर कंट्रीब्यूट करना शुरू किया और तकरीबन डेढ़ साल बाद वो उसका वार्ड पूरे अस्पताल के अंदर फ़ेमस था और विदिन 3 टू 4 इयर्स उस पूरे के पूरे हॉस्पिटल के अंदर ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो गई। वो इम्प्रूव कर गया और वो उस पूरी डिवीज़न का या उस पूरे रीजन का एक बेस्ट हॉस्पिटल बन गया। तो व्हाट इज़ दैट कि आप किस एरिया के अंदर आप कहाँ पे उसने आपने सिचुएशन असेस की, आप कैसे आपके अंदर क्या स्किल सेट है, आप उसको कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और व्हाट टाइप ऑफ रिजल्ट्स यू वांट टू अचीव जो डिफरेंस क्रिएट करेंगे। ये तीनों चीज़ें कंट्रीब्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन पीटर डॉकर साहब बात करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो सर मैनेजिंग वनसेल्फ के अंदर थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है रिलेशनशिप, कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है रिलेशनशिप्स की। रिलेशनशिप, अब रिलेशनशिप्स के अंदर 2 बातें वो करता है। एक तो कम्युनिकेशन है, दूसरा है कि अंडरस्टैंडिंग द अदर्स, यानी रिलेशनशिप आप रिलेशनशिप के 2 फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट इज़ अंडरस्टैंडिंग द अदर पर्सन, सेकंड इज़ कम्युनिकेशन। अंडरस्टैंडिंग द अदर पर्सन के अंदर मालूम बात आती है कि आपको ये जब आपने वही वाली बात है ना कि एक सदगुरु की कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप को पढ़ा, अपने आप को अंडरस्टैंड किया, तो मैंने दूसरों को भी अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया कि सेम सिचुएशन के अंदर लोग किस तरह बिहेव करेंगे, किसके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, किसके अंदर क्या वीकनेसेस है, कौन किस तरीके से काम करता है, किसकी क्या वैल्यूज़ हैं, तो उन सारों को सामने रखते हुए मैं उनके साथ डील करता हूँ। तो डेफ़िनेटली दूसरे शख्स जो आपकी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं या आपके मातहत काम कर रहे हैं या आपके बॉसेस काम कर रहे हैं, उनकी ये सारी चीज़ों को आपको ऑब्ज़र्व करना है, इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट आर देयर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर देयर वीकनेसेस, वो कैसे काम कर रहे हैं, वो कैसे काम परफ़ॉर्म करते हैं, वो कैसे रिज़ल्ट्स निकालते हैं, उनकी क्या वैल्यूज़ हैं, इनको आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, तभी आप उनके साथ उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं या उनके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। अब बॉस क्या होता है? यहाँ पे बॉस की डेफ़िनेशन देते हैं कि बॉस एक आपकी तरह का एम्प्लॉयी होता है, जो बेस्ट होता है आपके काम में रिज़ल्ट्स निकालने में, उसको आपका बॉस बनाया जाता है। तो योर ड्यूटी इज़ कि आप उसको स्टडी करें, उसकी वीकनेसेस, स्ट्रेंथ्स को स्टडी करें, वो रीडर है, राइटर है, वो लिसनर है, वो लर्नर है, इसको स्टडी करें, उसकी क्या वैल्यूज़ हैं और उसको मोर एफिशिएंट बनाएँ। और यही चीज़ अप्लाई होती है आपके जूनियर्स के अंदर कि आपको जब इन स्ट्रेंथ्स के बारे में इल्म होगा, इन स्ट्रेंथ्स को अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो देन आप उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उनसे बेनिफिट उठा सकते हैं, उनको बेस्ट यूटिलाइज़ेशन की तरफ लेके जा सकते हैं। तो आप फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया, देन इट्स अ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि आप दूसरों को, राइट पीपल्स को बता ही नहीं पाते कि आप काम कर क्या रहे हैं और आप इस काम का क्या मकसद है। सपोज़ वो कहता है कि अगर मिसाल के तौर पे एक शख्स है, वो मार्केटिंग का हेड है और वहाँ पे उसने बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी है। उसको किसी और डिपार्टमेंट के अंदर जो है लगा दिया जाता है, तो वहाँ पर लगा दिया जाता है, तो उस डिपार्टमेंट के बारे में तो उसे कुछ नहीं पता। तो देन यू शुड कन्वे हिम कि आप क्या काम करते हो, आप क्या काम कैसे करते हो और इस काम को करने के आपको क्या-क्या बेनिफिट हैं और इस काम करने की वजह क्या है? जब तक आप दूसरे को ये बात कन्वे नहीं कर पाते, आप तरक्की नहीं कर सकते। तो कम्युनिकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू डिसाइड अंडरस्टैंड द राइट पर्सन और उसको अंडरस्टैंड करते हुए अपने काम के बारे में कन्वे करना। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी, तो देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम। इसके लिए वो ये कहता है कि जब भी आप किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में जाते हैं, तो सबसे पहली बात जो आती है, वो ये आती है कि यार लोग बड़े टॉक्सिक हैं। यार लोग जो है ना बड़े रिजिड हैं। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये होता है कि आप उनको स्टडी करते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए अपने मैसेज उन तक कन्वे नहीं कर पा रहे होते। तो कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। तो इस कम्युनिकेशन के अंदर वो ये बात करता है कि आप क्या करते हो, काम कैसे करते हो, इस काम करने का क्यों करते हो, इस काम करने का बेनिफिट क्या है, नुकसान क्या है और व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड रिजल्ट आफ्टर दिस वर्क। ये सारी चीज़ें आपके ज़हन में हो, तो तभी आप दूसरे को समझते हुए अपना मैसेज कन्वे कर सकते हो, अपनी कम्युनिकेशन कन्वे कर सकते हो। तो ये था एक ऑन मैनेजिंग वनसेल्फ, जिसके अंदर वो बताता है कि किस तरीके से आप अपने आप को मैनेज करके आप दूसरों को कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरों को भी मैनेज कर सकते हैं। जिन्हें अपने आप ਨੂੰ समझ लिया, वो लोग जुदा हो जाते हैं। पंजाबी का मैंने कहीं पढ़ा था। तो बात ये है
कि बहुत सारे ऐसे सूफ़ी पोएट भी बात करते हैं, कोई तो कि जब तक आप अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, आप दूसरों को मैनेज नहीं कर सकते। तो मैनेजमेंट का फर्स्ट रूल, यू हैव टू मैनेज योरसेल्फ। दुनिया के अंदर जितने भी कामयाब लोग थे, दे नो समथिंग कि वो एटलीस्ट अपने आप को मैनेज करते थे। देन ही विल बी दे विल बी एबल, क्योंकि उन्होंने कुछ बड़ा काम किया, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इम्पैक्टफुल काम किया। अपने आप को समझने का मतलब ये है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स को इम्प्रूव करने के लिए वर्क करना चाहिए, और अपनी इम्प्रूव स्ट्रेंथ्स के ऊपर मज़ीद वर्क करके एक्सीलेंस क्रिएट की जा सकती है, जबकि वीकनेसेस के ऊपर वर्क करके आप उसको मीडियोकर परफॉर्मेंस जनरेट कर सकते हैं। तो इट्स बेटर, वो प्रेफर डॉक्टर साहब कहते हैं कि प्रेफर कि आप वर्क करें अपनी स्ट्रेंथ को एनहांस करने में। देन पीटर डॉक्टर साहब कहते हैं, हाउ यू परफॉर्म, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप लीडर हैं, लिसनर हैं, आप कैसे सीखते हैं, अपने सीखने के अंडरस्टैंड, और आप काम कैसे परफॉर्म करते हैं। आप फिर देन इट कम्स कि आपकी वैल्यूज़ क्या हैं। देन क्या आप उस जिस जो हैं या जिस एरिया के अंदर आप काम करना चाहते हैं, उस एरिया को फाइंड आउट करें। देन अगर आप राइट प्लेस पे होंगे, देन यू हैव टू डू कंट्रीब्यूशन, एंड कंट्रीब्यूशन के लिए 3 पैरामीटर्स हैं। देयर विल बी अ सिचुएशन, वहाँ पे कोई सिचुएशन हो, आपको अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस या अपने बारे में अच्छे तरीके से पता हो कि आप एक्सीलेंट कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, एंड देन व्हाट विल बी द रिजल्ट्स, जो आप रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेंगे, वो डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो। जब तक ये सारी चीज़ें आपके सामने नहीं होंगी, आप एक अच्छी कंट्रीब्यूशन जनरेट नहीं कर सकते। एंड देन फाइनली इट कम्स कि ह्यूमन रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन मैनेजिंग वनसेल्फ। आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपके साथ वाले लोग भी आप जैसे ही हैं, उनके भी कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, उनके भी कुछ वीकनेसेस हैं, उनके भी कुछ काम करने के तरीके हैं, और उनकी कुछ वैल्यूज़ हैं, उनको सामने रखते हुए, और जब तक आप सामने रखते हुए उनसे डील नहीं करेंगे, आप उनसे बेनिफिट नहीं उठा सकते, उनसे कंट्रीब्यूशन ले नहीं सकते या किसी को कंट्रीब्यूशन दे नहीं सकते। एंड देन सेकंड पार्ट, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप काम कैसे करते हैं, आप काम क्यों करते हैं, आप क्या काम करते हैं, और व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। ये सारी चीज़ें जब तक आपके ज़हन में नहीं होंगी, आप ऑन मैनेजिंग वन सेल्फ, या अपने आप को मैनेज नहीं कर सकते। और देन यू हैव टू क्रिएट दूसरों के ऊपर इफेक्टिवली मैनेज, दूसरों को इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर सकते। थैंक यू फॉर वाचिंग। ये था हमारा आज की पॉडकास्ट ऑन मैनेजिंग वन सेल्फ। मिलते हैं अगले वीक किसी और बुक समरी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, और अगर आपको ये मेरी समरी जो मैंने अंडरस्टैंड किया है इस किताब के बारे में, आपको समझ आई है, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।